हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करेंगे आईटीआर मतलब कि इनकम टैक्स रिटर्न कैसे आप फाइल कर सकते हो, वो भी बिना किसी परेशानी के सिंपल स्टेप में। यहाँ पे मैं एक एक चीज़ बारीकी से बताऊंगा, जो भी क्वेश्चन हो जो भी डाउट होगा वो भी मैं धीरे धीरे यहाँ पे क्लियर करूँगा। दोस्तों यहाँ पे ITR 1 हम क्यों फाइल करते हैं, जैसे कि जो भी आपका इनकम का सोर्सेस होता है वो आपका सैलरी से होता है, मतलब कोई कंपनी में आप काम करते हो वहाँ से आपका सैलरी मिलता है, प्लस यहाँ पे कोई अदर सोर्सेस होता है, जैसे ऑनलाइन कहीं पे आप पैसा कमा रहे हैं तो वो भी यहाँ पे इंक्लूड होता है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो जैसे कि कोई भी आपका प्रॉपर्टीज़ होता है, एक से ज़्यादा नहीं हो, तो यहाँ पे ITR 1 के थ्रू आप इसे फाइल कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, सबसे पहले तो आपको यहाँ पे आ जाना है इनकम टैक्स इंडिया ई फाइलिंग के ऑफिशियल वेबसाइट पे। आने के लिए क्या करना है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे डाल दूंगा, या फिर गूगल पे जाइए, गूगल पे जाने के बाद इनकम टैक्स इंडिया ई फाइलिंग आपको लिखना है। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं सबसे ऊपर में यहाँ पे आ जाएगा आपका इनकम टैक्स इंडिया ई फाइलिंग। बस आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से इसका इंटरफेस आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब देखिए यहाँ पे राइट साइड में अगर आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे जाना है लॉग इन हेयर में। सबसे पहले तो देखिए दोस्तों यहाँ पे एक अकाउंट आपका क्रिएट होना चाहिए ई फाइल की वेबसाइट पे। अगर आपने अभी तक रजिस्टर नहीं किया है तो सबसे पहले तो एक मैंने वीडियो ऑलरेडी बना के रखा है, वहाँ पे जाइए और रजिस्टर कीजिए अपने आप को। रजिस्टर करने के बाद यहाँ पे हम लॉगिन करेंगे। तो चलिए हम यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करते हैं। अब देखिए लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आपका आ जाएगा यूज़र आईडी पासवर्ड। ये वो होगा जब रजिस्टर करते समय आपको मिलेगा। यूज़र आईडी आपका पैन कार्ड होता है बेसिकली। अब देखिए हम यहाँ पे कैप्चा टाइप करेंगे। अब देखिए हम यहाँ पे साइन इन हो चुके हैं। साइन इन होने के बाद यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो देखिए आपका डैशबोर्ड पे सबसे ऊपर में यहाँ पे लिखा हुआ है फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न। आप यहाँ से बस आपको यहाँ पे फाइल करना है। अगर आपका नहीं आ रहा होगा तो देखिए ई फाइलिंग पे आपका इनकम टैक्स रिटर्न लिखा होगा। बट इससे पहले आपको एक चीज़ सुनिश्चित कर लेना है कि देखिए यहाँ पे माई अकाउंट पे आपको यहाँ पे जाना है। सबसे पहले व्यू फॉर्म 26AS। ये एक्चुअली में होता है क्या, देखिए इनकम का सोर्सेस यहाँ पे कहीं पर भी आपका TDS कटा होगा। जैसे कि कोई भी ऑनलाइन सोर्सेस पर अगर आप काम कर रहे हो तो वहाँ पे आपका TDS कटता होगा। जैसे कि सैलरी अगर आपका मिल रहा है तो हो सकता है कि आपका वहाँ से TDS कटा हो, या हो सकता है नहीं भी कटा हो। लेकिन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपने बहुत सारे जगह पे क्या होता है, TDS कट रहा है। TDS कट रहा है दैट मीन्स वहाँ पे आपका इनकम है, तब आपका TDS कटा है। तो जहाँ जहाँ TDS कटा होगा तो उसका इनकम आपको यहाँ पे देना बहुत ही ज़रूरी है, नहीं तो मिसमैच हो सकता है और इससे नोटिस भी आपके पास आ सकते हैं इनकम टैक्स रिटर्न का। दैट्स मीन मेरा कहने का मतलब ये है कि जहाँ पर भी आपका इनकम का सोर्सेस होगा ऑनलाइन, चाहे सैलरी से हो, चाहे दूसरे जगह से हो, चाहे FD पे हो, कहीं पर भी हो, आपको वहाँ पे अगर TDS कटा है तो उस जगह का आपका प्रूफ दिखाना पड़ेगा इनकम का। वो ऐसा नहीं है कि आप नहीं दिखा सकते, क्योंकि TDS कटा है। TDS कटा मतलब आपका वहाँ पे इनकम है। तो देखिए यहाँ पे करना क्या है, कन्फर्म पे हम क्लिक करेंगे सबसे पहली बात तो, क्योंकि इससे क्या होगा कि मुझे खुद पता चल जाएगा कहाँ कहाँ से आपका TDS कटा है। तो जहाँ से कटा है तो मुझे भी ITR फाइल करते समय पता चल जाएगा कि क्या हमें कहाँ का सोर्सेस और भी हमें देना है। तो देखिए यहाँ पे हमने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो देखिए यहाँ पे है व्यू टैक्स क्रेडिट फॉर्म। तो यहाँ पे हमने सिंपल सा क्लिक किया है। क्लिक करने के बाद असेसमेंट ईयर देना पड़ेगा। तो ITR भरते समय देखिए जो अभी करंट चलता है ईयर, उसका हम पिछले साल का डालते हैं। जैसे कि अभी 2020-21 चल रहा है, लेकिन हमें यहाँ पे देखना है 2019-20। दैट्स मीन्स अप्रैल 1 2019 से लेकर 31 मार्च 2020, ये होता है फाइनेंशियल ईयर, जिसको हम असेसमेंट ईयर भी बोलते हैं। और यहाँ पे हम क्लिक करेंगे व्यू एज में, हम यहाँ पे HTML क्लिक करेंगे और व्यू डाउनलोड में हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्या है कि देखिए नीचे में पूरा लिख कर आ जाएगा कहाँ कहाँ क्या कटा है। नहीं होगा तो नहीं आएगा, बट अपने आप से एक बार चेक कर लीजिए। और एक्सपोर्ट एज PDF मैं यहाँ पे क्लिक कर दूँ ताकि PDF में भी डाउनलोड हो जाएगा। तो देखिए मेरे पास PDF डाउनलोड हो गया। मैंने इसको क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए आपका कहीं पर भी हो सकता है बहुत सारा सोर्सेस होगा, तो वहाँ से कटा होगा तो यहाँ पे पता चल जाएगा। देखिए यहाँ पे कहीं पर भी कटा नहीं है। एक्चुअली हो सकता है सैलरी में आपका इतना सैलरी नहीं बनता हो कि TDS कटा हो, तो हो सकता है सैलरी पे भी TDS नहीं कटेगा। तो यहाँ पे चलिए, इससे मैंने पता कर लिया कि कहाँ कहाँ से सोर्सेस मुझे देनी है इनकम का। अब देखिए फिर से मैं डैशबोर्ड पे चले जाता हूँ। डैशबोर्ड में जाने के बाद देखिए फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न, यहाँ पे मैंने क्लिक किया। एक्चुअली उससे मुझे पता चल गया कि इनकम के क्या सोर्सेज है एक्स्ट्रा में। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे ITR में हमने यहाँ पे क्लिक किया। उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे कंटिन्यू,
उसके बाद देखिए मेन जो फॉर्म भरने का जो प्रोसेस है मेन, ये आपका यहाँ पे आ जाएगा। टोटल देखिए 7 स्टेप में है, 1 2 3 4 5, बट जो मेन होता है ये 3 से 4 चीज़ होता है जो आपको मेन भरना होता है। बाकी सब चीज़ मैं आगे क्लियर करूँगा। देखिए इंस्ट्रक्शन जो होता है जनरल इंस्ट्रक्शन, बस आपको बस ये बताते हैं जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए क्या होता है क्या नहीं होता है गाइडलाइन के रूप में। तो इंस्ट्रक्शन को हम स्किप करते हैं। उसके बाद हम आते हैं यहाँ पे पार्ट ए, जनरल इन्फॉर्मेशन। जनरल इन्फॉर्मेशन में एक्चुअली क्या होता है, जब जो भी आपको जो डिटेल्स होता है वो यहाँ पे होता है। आप चाहे तो इसे कुछ कुछ चीज़ें हो जो आप चेंज कर सकते हैं, जैसे कि फ़ोन नंबर हो गया, ईमेल आईडी हो गया, कुछ कुछ ऐसा है। बट कुछ चीज़ ऐसा है जैसे पैन कार्ड हो गया, ये सब चेंज नहीं होगा। तो ये बात को आप ध्यान रखना, कुछ अगर चेंज करना है तो अभी आप कर सकते हैं। बट एक्चुअली में मेन जो इसमें मेजर जो काम होता है हमारा यहाँ पे होता है कि हमारा एम्प्लॉयमेंट नेचर हमें बताना पड़ता है कि हमारा एम्प्लॉयमेंट क्या है। जैसे कि अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो गवर्नमेंट आपको सेलेक्ट करना है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है तो यहाँ पे सेलेक्ट करना है, पेंशनर है तो आपको इधर सेलेक्ट करना है। उसके बाद अगर आप प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं तो आपको यहाँ पे अदर में आपको सेलेक्ट करना है। अगर आपका ऑनलाइन बिजनेस भी है, ऑनलाइन बिजनेस मतलब कि अगर आपका ऑनलाइन पैसा कमा रहे हैं, मतलब बिजनेस का बात नहीं कर रहा हूँ, ऑनलाइन पैसा कमा रहे हैं, तो यहाँ पे अदर में आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद देखिए करने के बाद देखिए यहाँ पे बीच बीच में आपको यहाँ पे सेव एंड ड्राफ्ट में भी आपको क्लिक करते रहना है ताकि जो भी डेटा आप फिल करेंगे वो सेव होते जाए। उसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट, यहाँ से भी हम क्लिक कर सकते हैं, बट हम डायरेक्टली ऊपर में जाकर हम यहाँ पे कंपटीशन ऑफ इनकम टैक्स मतलब बगल के में भी क्लिक कर सकते हैं। तो देखिए जो भी कंपनी में आप काम कर रहे हैं तो वहाँ पर जो भी आपको सैलरी मिल रहा होगा तो सबसे पहले HR से कोऑर्डिनेट कीजिए और उससे जो भी लास्ट फाइनेंशियल ईयर है उसका पूरा ब्रेकअप लीजिए। सबसे पहला बात तो जिसमें सैलरी आपका मेंशन होगा, मतलब CTC कितने HRA मिल रहा है, कितना DA मिल रहा है, कितना आपको PF कट रहा है, सारा कुछ होना चाहिए वहाँ पे। जो भी आप प्रीमियम भर रहे हैं तो वो भी उनको इन्फॉर्म कर दे ताकि एक वो अपने से एक ड्राफ्ट करके आपको दे। तो उससे क्या होगा कि आपका इजीली हो जाएगा सारा कुछ यहाँ पे भरने में। और हो सकता है कि कुछ डेटा मिसमैच हो, क्योंकि फॉर्म 16 में अगर बात करें तो वहाँ पे अगर सेविंग अकाउंट पे जो भी इंटरेस्ट आता है वो भी कैलकुलेट नहीं होता, और कुछ कुछ ऐसा चीज़ है जो आपने डिक्लेयर नहीं किया हो अपने HR को, तो वहाँ पर भी थोड़ा वेरिएशन आपको देखने को मिल जाएगा। बट मोटा मोटी अगर बात करें तो जो फॉर्म 16 में होगा वो आप यहाँ पे भरिए तो ज़्यादा बेटर होगा। अगर ऑनलाइन बिजनेस है तो वो भी धीरे धीरे आप यहाँ पे जानेंगे क्या करना है। तो यहाँ पे देखिए सैलरी एज पर 17 ये फॉर्म 16 से मिलेगा। जैसे कि देखिए मैंने यहाँ पे हमने यहाँ पे देख लिया सैलरी का पूरा ब्रेकअप है। तो कुछ इस तरीके से हमने यहाँ पे एक्चुअली में यहाँ पे बना के रखा हुआ है एक्चुअली। तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे कंपनी में ये हो सकता है, जैसे कुछ कंपनी में आपने काम किया होगा, जैसे कि 6 महीने काम किया, 7 महीने काम किया, तो 7 महीने का डेटा होगा। CTC ऐसे जो बनता है वो ईयरली का बनता है, बट जो आपने यहाँ पे डेटा डालेंगे वो 6 या 7 महीने जितना भी आपने वहाँ पे काम किया है, तो उस हिसाब से वो HR खुद वो कैलकुलेट करके बना देती है। तो उस तरीके से आप यहाँ पे डिटेल्स जो है वो फिल करेंगे। तो चलिए, जैसे कि हमने यहाँ पे 9 महीने का काम किया था तो उसका 9 महीने का यहाँ पे डेटा है। तो चलिए हम यहाँ पे सारा कुछ यहाँ पे लिख लेते हैं। यहाँ पे देखिए जो भी है सैलरी ये हमने यहाँ पे डाल दिया, CTC कितना था, ऑटो कैलकुलेट होकर हमारा ऊपर नीचे आ गया, और ऑटोमेटिक यहाँ पे आपको 40,000 रुपये का यहाँ पे डिडक्शन मिल जाता है दोस्तों। उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए B और C, देखिए फॉर्म 16 में अगर कुछ ऐसा है तो आप यहाँ पे दे सकते हैं। लेकिन जो मेजरली होता है यहाँ पे देखिए सैलरी पेंशन, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे अगर बात करें तो देखिए लेस अलाउंसेस, कुछ यहाँ पे एक अलाउंसेस होता है, जो ज़्यादातर जो अलाउंसेस होता है HRA। तो यहाँ पे अगर देखेंगे सेक्शन 10(13)A अलाउंसेस टू मीट द एक्सपेंडिचर इंक्लूड ऑन हाउस रेंट। तो हाउस रेंट पे आपने कितना यहाँ पे आपका लगा है वो आपको यहाँ पे बताना पड़ता है। तो जैसे कि हमने यहाँ पे सेलेक्ट करके रख लिया है हाउसिंग रेंट के लिए, और वहाँ पे आपका कितना है ये आपने यहाँ पे दे दिया। देखिए हमारा कुछ इस तरीके से ये अमाउंट है 45,000 समथिंग, तो ये हमने यहाँ पे डाल दिया है और ऑटोमेटिकली ये भी आपका वहाँ से माइनस हो जाता है। तो HRA एक तरह से अलाउंस होता है जो आपको मिल जाएगा। तो ये चीज़ है कि आपको देखना पड़ेगा आपका फॉर्म 16 में या जो भी आपको सैलरी मिल रहा है कि वहाँ पे आपको HRA मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो कुछ केस में हो सकता है HRA नहीं मिलता है तो आपको सबसे पहले तो ये नहीं लिखना होगा HRA अलाउंस का, क्योंकि हो सकता है कुछ कंपनी में HRA नहीं मिलता है और डायरेक्टली सैलरी मिलता है। तो उस केस में हम हाउस रेंट आगे बात करेंगे वहाँ पे हम क्या करते हैं, बट HRA आप यहाँ से माइनस कर सकते हैं यहाँ पे डाल के। उसके बाद देखिए यहाँ पे प्लस करने का भी ऑप्शन दिया गया है कि अगर इसके अलावा कुछ अगर ऐसा अलाउंस है जो आपका सैलरी में रिफ्लेक्ट कर रहा हो, जैसे सेक्शन 10 का बहुत सारे यहाँ पे है सेक्शंस, तो वो भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं।
तो यहाँ पे मेरे केस में ऐसा कुछ है नहीं एचआरए के अलावा, तो यहाँ पे मैं टिक करता हूँ, टिक करने के बाद मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, जो भी है ये है। उसके बाद नीचे में अपने आप ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो गया कि नेट सैलरी क्या है, क्योंकि देखिए ऑटोमेटिकली जो भी सैलरी था उसमें से वो माइनस हो गया। 45,450 जो भी एचआरए था, उसके बाद 40,000 और माइनस हुआ, जो भी मैंने बताया था स्टार्टिंग में आपको मिल जाता है। और उसके बाद जो नेट आपका बना कुछ इस तरीके से, इतना इनकम बना। तो दोस्तों अभी हम आते हैं थोड़ा सा नीचे में और यहाँ पे B2 को समझ लेते हैं। B2 का मतलब होता है टाइप ऑफ हाउस प्रॉपर्टीज़। तो यहाँ पे देखिए हाउस प्रॉपर्टीज़ का मतलब ये होता है आप कहाँ पे रहते हैं, मतलब कि आपका हाउस का प्रॉपर्टीज़ का क्या है। एक होता है सेल्फ ऑक्यूपाइड, एक होता है लेट आउट। सेल्फ ऑक्यूपाइड का मतलब होता है जो घर में आप रह रहे हैं वो आप ही का घर है, या तो आपने उसे रेंट पे दिया हुआ है। रेंट पे दिया है तो लेट आउट में जाएगा। अगर लेट आउट में आप यहाँ पे देंगे तो यहाँ पे जो भी अमाउंट आपने लिखा होगा एक तरह से आपने भाड़े के रूप में आपने उसे रिसीव किया है। तो जो भी अमाउंट आपने रिसीव किया होगा वो आपका एक तरह से वो भी एक सोर्स ऑफ इनकम में आ जाएगा, और वो भी ऐड हो जाएगा आपका ग्रॉस इनकम में। तो उस पर आपका टैक्स आपका बन जाएगा। तो यहाँ पे देखिए अगर ऐसा है तो आप डाल दीजिए कि पूरा साल भर में आपने कितना रेंट रिसीव किया है। उसके बाद अगर कोई टैक्स आपने पे किया है इसके अगेंस्ट में लोकल अथॉरिटीज़ को, तो वो टैक्स डाल दीजिए। तो ऑटो कैलकुलेट होकर यहाँ पे 30% के हिसाब से यहाँ पे आ जाएगा। अगर ये आप ही का है, कोई रेंट पे नहीं दिया, आप ही रह रहे, तो यहाँ पे सेल्फ ऑक्यूपाइड में यहाँ पे लिखिए। तो दोस्तों यहाँ पे अगर हम बात करें सेल्फ ऑक्यूपाइड, आप खुद के घर में रह रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि आपने हाउस लोन लिया होगा, हाउस लोन लेके रह रहे हैं, तो वहाँ पर भी आपको क्या होगा कि इंटरेस्ट जो भी आपका लगा होगा उस घर पे वो आपको यहाँ पे देना पड़ेगा, जैसे कि इंटरेस्ट पेबल ऑन बोरोड कैपिटल। हो सकता है कि जो भी आपने लोन पे किया होगा उस पर इंटरेस्ट का जो पैसा है वो आपका 2 लाख बन रहा होगा, या फिर मान लीजिए 1.5 लाख बन रहा होगा, जो भी है आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा जो भी इंटरेस्ट का पैसा। ये कैसे पता करेंगे, आप बैंक जाइए, बैंक जाने के बाद वहाँ पे इंटरेस्ट का सर्टिफिकेट एक मंगवाइए, जो भी आपने हाउसिंग लोन लिया है वहाँ पे 2019-20 का जो भी आप भर रहे हैं वहाँ का लीजिए। वहाँ पे क्या होगा, पूरा इंटरेस्ट कितना आपने दिया है, आपने प्रिंसिपल कितना दिया है, वो सारा चीज़ आपका वहाँ पे मेंशन होगा। तो जो भी आपने इंटरेस्ट, जो भी जितना अमाउंट लिखा होगा वो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि इंटरेस्ट कितना, लेकिन प्रिंसिपल अमाउंट यहाँ पे नहीं लिखना है। प्रिंसिपल अमाउंट आपको आगे लिखना है 80C में, वहाँ पे हम प्रिंसिपल अमाउंट लिखते हैं। तो यहाँ पे आपको लिखना है इंटरेस्ट का पैसा, कितना आपका इंटरेस्ट लगा है। तो यहाँ पे मेरा कुछ ऐसा कुछ है नहीं, तो मैं थोड़ा सा नीचे आ जाता हूँ, बस आपको समझाने के लिए मैंने आपको बताया था। फिर अब हम आते हैं B3 में, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। अब देखिए इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में यहाँ पे मैक्सिमम क्या होता है कि आपको सेविंग अकाउंट पे आपको कुछ इंटरेस्ट मिला होगा, जो भी आपका सेविंग अकाउंट होगा। तो ये आपका एक जो सबका होता है कॉमन, वो तो मेरा केस में यहाँ पे जो है 665 रुपये है। मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे डाल दिया है 665। और एक बात और, जो सेविंग अकाउंट पे जो इंटरेस्ट मिला 10,000 तक का वो एग्जम्प्ट हो जाता है, लेकिन 10,000 के बाद जो होगा वो आपका एक इनकम के रूप में आ जाएगा, और उस पर सोच लीजिए कि वो भी टैक्सेबल में बाद में ऐड होके आ जाएगा कि ग्रॉस में कितना आपका बन रहा है। फिर जो भी अगर 2.5 लाख का रूप होता है तो उस पर आपको कोई टैक्स आपका बन जाएगा। तो यहाँ पे अगर सपोज दैट आपने 1 लाख रुपए का अगर सपोज दैट सेविंग अकाउंट पे आपको इंटरेस्ट मिला होगा, तो यहाँ पे 1 लाख आपको देना होगा, 90,000 आपको इंटरेस्ट, मतलब कि सोच लीजिए 90,000 पे टैक्स लग जाएगा, 10,000 आपका माइनस हो जाएगा वहाँ से, क्योंकि 10,000 एग्जम्प्ट हो जाता है। लेकिन मेरे केस में यहाँ क्या है 665 है, इस पर कोई समझ लीजिए कि टैक्सेबल में आ जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पे ऐड जाते हैं। ऐड क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देखिएगा बहुत सारा चीज़, यहाँ पे हो सकता है फिक्स डिपॉजिट पे आपको मिला होगा इंटरेस्ट, तो आपको ये चीज़ मेंशन करना पड़ेगा। उसके बाद देखिए अगर कुछ ऐसा है तो आप लिखिए और उसका अमाउंट यहाँ पे डाल दीजिए। उसके बाद देखिए यहाँ पे हो सकता है कि आपको इनकम टैक्स रिफंड मिला होगा, मतलब हो सकता है ITR आपने पिछले साल फाइल किया होगा, उस पर हो सकता है आपको रिफंड मिला होगा। तो ऑटो आपका यहाँ पे बन के आ जाएगा कि आपने कितना अमाउंट आपको रिसीव हुआ है। तो वो भी अदर सोर्सेज में एक तरह से आ जाता है। तो यहाँ पे मेरे केसेस में ऐसा कुछ है नहीं। अगर एनी अदर में आप क्लिक करेंगे तो जैसे कि बहुत सारे लोगों का ऑनलाइन जैसे काम करते हैं तो उनको वहाँ पे पैसा जनरेट होता है, मिलता है, तो यहाँ पे डाल सकते हो। तो जितना भी आपका ऑनलाइन सोर्सेज होगा आप यहाँ पे डाल सकते हो, और बगल में उसका पैसा यहाँ पे डाल सकते हैं। तो अगर कुछ ऐसा है ऑनलाइन वगैरह तो आप यहाँ पे डाल दीजिए, अगर नहीं है तो यहाँ पे हम यहाँ पे डिलीट कर देते हैं, मेरा सेविंग अकाउंट पे ही है। अब हम फिर से नीचे आते हैं। अब देखिए पार्ट C, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है, डिडक्शन का पार्ट 18C। 80C में यहाँ पे एक्चुअली में क्या होता है,
सबसे पहले तो मैंने आपको ये बताया था, जो भी आपका घर अगर आपने लोन पे लिया है, हाउसिंग लोन लिया है, तो जो भी इंटरेस्ट का पैसा, तो आपका इंटरेस्ट पेबल ऑन बोरोड कैपिटल आ जाएगा। यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा, सपोज दैट आपका इंटरेस्ट 90,000 बना है, इंटरेस्ट का पैसा आपने यहाँ पे दिया है, 90,000 यहाँ पे डाल दीजिए। उसके बाद जो प्रिंसिपल का जो अमाउंट है वो आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा 80C में। जैसे कि 40,000 रुपये हो सकता है कि आपने प्रिंसिपल अमाउंट होगा, तो वो आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट का अमाउंट वहाँ पे और प्रिंसिपल का अमाउंट 80C में आएगा। उसके अलावा यहाँ पे एक और चीज़ ऐड हो जाएगा, जैसे कि पीएफ का पैसा आपका कट रहा है आपके कंपनी से, तो पीएफ का पैसा दो पार्ट में होता है, एक एम्प्लॉय शेयर और एम्प्लॉयर शेयर। ये प्राइवेट कंपनी के लिए मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पे क्या होता है कि जो एम्प्लॉय का जो शेयर होता है उसका पैसा बेसिक सैलरी का 12% होना चाहिए। तो जैसे कि मैं एग्जांपल में बात करूं, तो यहाँ पे बेसिक सैलरी देखिए 10,000 के आसपास है, 10,100, और यहाँ पे अगर पीएफ की बात करें तो 1212 है। तो टोटल हाँ 12% मेरा यहाँ पे बन रहा है, तो ये मेरा सही है। तो 12% होना चाहिए आपका बेसिक सैलरी का एम्प्लॉय का शेयर। एम्प्लॉयर का शेयर से कोई मतलब नहीं है, ये आपका एम्प्लॉय का शेयर होना चाहिए। अगर 12% से ज़्यादा अगर आपका होता है, जैसे कि 15%, तो यहाँ पे क्या होगा कि जो 3% का जो डिफरेंट होगा और 3% का जो पैसा होगा वो अदर सोर्सेस में आ जाएगा, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप वहाँ पे लिख सकते हैं कि ये 3% का एक्स्ट्रा वाला है, और ये भी यहाँ पे ऐड हो जाएगा। और एक और बात, 80C में जो भी गवर्नमेंट की एम्प्लॉय होता है वहाँ पे एम्प्लॉय शेयर और एम्प्लॉयर शेयर का 12% वाला कुछ लोचा नहीं है। वहाँ पे जो भी होगा आप यहाँ पे पूरा फुल अमाउंट यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके अलावा जैसे कि कोई LIC का प्रीमियम आप भर रहे हो तो वो भी आप यहाँ पे दे सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे डिडक्शन आपका यहाँ पे मिल जाता है। उसके बाद अगर हम आए तो 80C में यहाँ पे जैसे किसी भी तरह का नेशनल पेंशन स्कीम में आपने कुछ बनवाया हो, कुछ उस तरीके से अगर हो तो वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपका कितना है, जैसे कि मेरे केस में यहाँ पे 29,088 है, तो मैंने यहाँ पे डाल दिया है, और डालने के बाद वो हमारा सिस्टम कैलकुलेट हो जाएगा। और उसके बाद हम फिर से थोड़ा सा नीचे में आते हैं, जैसे कि हमने ये सब सारा चीज़ यहाँ पे देख लिया है। उसके बाद 80D में आते हैं। 18D में अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमारा एक तरह से आता है हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम वगैरह। आपने अगर आपका फैमिली का अगर आपने लिया होगा तो ये आपको देना पड़ेगा। ये पहले क्या होता था कि आप अलग से एक टैब आता था यहाँ पे जो आप भरते थे, लेकिन यहाँ पे अब कि यहाँ पे आपको देना पड़ेगा। टैब है तो वहाँ पर भी पूरा ब्रेकअप आप दे सकते हैं, सेम चीज़ होता है। तो यहाँ पे हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम में देखिए, अगर आप अपना और अपने फैमिली के लिए लिए, फैमिली का मतलब उसमें पेरेंट्स इंक्लूड नहीं है, तो आपको यहाँ पे सेल्फ एंड फैमिली में जाना पड़ेगा। अगर सीनियर सिटीज़न नहीं है, अगर सीनियर सिटीज़न है तो आप ये डालिए। अगर सिर्फ पेरेंट्स के लिए लिए तो पेरेंट्स लिखना पड़ेगा। पेरेंट्स अगर सीनियर सिटीज़न है तो ये लिखिए। अगर आपके साथ आपके पेरेंट्स इंक्लूड है तो ये होगा। उसके बाद पेरेंट्स अगर सीनियर सिटीज़न है और आप है तो ये लिखिए। तो अगर दोनों सीनियर सिटीज़न है तो सबसे नीचे वाला जाएगा। तो अगर कुछ इस तरीके से प्रीमियम आपने अगर लिया है हेल्थ इंश्योरेंस का तो आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। मेरे केसेस में नहीं है। उसके बाद मेडिकल एक्सपेंडिचर, जैसे कि कोई पेशेंट है, उसका साल भर में हमेशा कुछ ना कुछ खर्चा जा रहा है इलाज के लिए, अगर कुछ इस तरीके से है तो मेडिकल एक्सपेंडिचर में आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। प्रॉपर इसका एक डॉक्यूमेंट होना चाहिए, बिल होना चाहिए, ताकि बाद में कभी अगर कुछ हो तो आप अपने आप को जस्टिफाई कर सके। तो यहाँ पे मेडिकल एक्सपेंडिचर में आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। उसके बाद देखिए हेल्थ चेकअप, अगर कुछ रेगुलर का अगर कुछ चेकअप अगर आपका हो रहा है हेल्थ का, तो जो भी उसका अमाउंट अगर बन रहा है तो वो आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। यहाँ जो भी अगर आप यहाँ पे देते हैं, उसके बाद देखिए थोड़ा सा हम नीचे में और आते हैं। आने के बाद यहाँ पे जो मेन होता है, अगर बात करें हायर एजुकेशन लोन, अगर आपने हायर एजुकेशन लोन लिया हुआ है, जो भी उसका इंटरेस्ट अमाउंट बनता है आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, जो भी आपका बन रहा है तो यहाँ पे डालिए, और वो भी आपका सोच लीजिए कि इसमें डिडक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे बहुत से लोगों का मन में डाउट होता है कि 80EE में यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर रेसिडेंस हाउस प्रॉपर्टी, क्योंकि आपने ऑलरेडी यहाँ पे एक ले रखा हुआ है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे देखिए इंटरेस्ट पेबल ऑन बोरोड कैपिटल, मेन आपको यहाँ पे लिखना है 1880E जो है ये तब काम आता है जब जो लोन जो आपका सैंक्शन हुआ है 2016-17 के बीच में आपका सैंक्शन हुआ है, उसके अलावा जो लोन का अमाउंट है 35 लाख से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, कुछ इस तरीके से। और जो भी आपका प्रॉपर्टीज़ है एक तरह से बात करें तो 50 लाख से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। तो कुछ इस तरीके से अगर उस क्राइटेरिया में फॉल करते हैं तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। क्योंकि एक और चीज़, जैसे कि 2 लाख रुपए है, आप यहाँ पे क्लेम कर सकते हैं 2 लाख का इंटरेस्ट। अगर 2 लाख से ज़्यादा का अगर आपका बन रहा है, जैसे कि 2.5 लाख का आपका इंटरेस्ट अमाउंट बन रहा है, तो 2 लाख तो यहाँ पे मिल गया। जो 50,000 का जो बनेगा वो आपको यहाँ पे देना पड़ेगा, लेकिन वो दोनों जगह पे मीट करना चाहिए।
दोनों जगह पे फॉल करना चाहिए कि 2016 से 17 होना चाहिए, उसके अलावा आपका 50 लाख का होना चाहिए, फिर 35 लाख का आपका लोन अमाउंट होना चाहिए। कुछ इस तरीके से अगर हो, 35 लाख का मतलब है 35 लाख या उससे कम का, अप टू 35 लाख, और अप टू 50 लाख का आपका प्रॉपर्टीज़, अगर कुछ इस तरीके से हो तो यहाँ पे 50,000 जो है आप यहाँ पे ले सकते हैं, नहीं तो ये आपको भरने की ज़रूरत नहीं है। और ऐसा नहीं है कि 2.5 लाख हो गया तो हम 50,000 यहाँ पे हम एडजस्ट कर दें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। तब करना है जो उस क्राइटेरिया पे फॉल करते हो, 16, 17, 50 लाख, 35 लाख, जो मैंने आपको बताया। फिर उसके बाद थोड़ा सा नीचे में आते हैं, यहाँ पे अगर बात करें 80G का यहाँ पे कॉलम बनाया गया। जैसे किसी भी तरह का आप अगर डोनेशन वगैरह आप देते हैं चैरिटी फंड को या फिर PM केयर फंड को, अगर कुछ ऐसा है तो जो भी आपने पैसा दिया है आपको यहाँ पे देना पड़ेगा कि आपने कितना पैसा यहाँ पे दिया है। तो देखिए उसके लिए अलग से प्लीज़ फिल 80G शेड्यूल, तो 80G का यहाँ पे अलग से आपका अगर देखें तो यहाँ पे आपका बना हुआ है, आपको देना पड़ेगा कि आपने कहाँ कहाँ फ़ंड दिया है। नेम ऑफ डोनी, आप अपना नाम डालिए, एड्रेस डालिए, कहाँ है, स्टेट डालिए, पिन कोड डालिए, पिन ऑफ डोनी डालिए, और कितना डोनेशन आपने दिया है वो डालिए, मोड डालिए क्या है। तो उस तरीके से आप अपना यहाँ पे डोनेशन भी आप यहाँ पे कर सकते। जैसे आप डालेंगे ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा उसका अमाउंट, तो उसका अलग से आपको शेड्यूल करना पड़ेगा। फिर उसके बाद रेंट पेड, देखिए ये रेंट पेड क्या होता है एक्चुअली में, सपोज दैट आपका सैलरी में HRA मेंशन नहीं है, तो इस केस में क्या होता है कि जो भी आपका रेंट लग रहा होगा, जहाँ पर भी आप रह रहे हो, कुछ तो रेंट तो लगेगा ही ना। तो जो भी साल भर का, जो भी पिछले साल का जो भी रेंट आपका लगा होगा आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। सपोज दैट 50,000 आपने एक साल में खर्चा कर दिया रेंट दे के, तो 50,000 आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। लेकिन वहाँ पे आपको HRA नहीं देना होगा। अगर सैलरी में HRA मेंशन है तब HRA वहाँ पे दीजिए, वैसे HRA देने की ज़रूरत नहीं है। तब आपको HRA डालने की ज़रूरत नहीं है अगर सैलरी पे वो मेंशन नहीं है तो। अदरवाइज़ अगर सैलरी पे मेंशन है HRA तो उधर में लिखिए जो आपको अलाउंस का पार्ट दिया गया, यहाँ पे रेंट में लिखने की ज़रूरत नहीं। तो मेरे केस में HRA मैंने ऑलरेडी बता दिया है तो रेंट लिखने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि बहुत सारा कुछ है कि सर्टेन डोनेशन फॉर द साइंटिफिक रिसर्च और द रूरल डेवलपमेंट, अगर कुछ इस तरीके से है तो 18GGA शेड्यूल आप कर सकते हैं। यहाँ पर आप अलग से भरिए जो सबसे साइड में आपको यहाँ पर दिया गया है, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, तो यहाँ पर आप भर सकते हैं। उसके बाद फिर से हम नीचे में आते हैं, अगर बात करें उसके बाद यहाँ पे देखिए एक और चीज़, यहाँ पे 18AA, ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो भी आपने सेविंग अकाउंट पे जो भी पैसा आपने आपका इनकम हुआ है वो आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। जैसे कि 665 रुपये मैंने ऊपर में हमने ऑलरेडी यहाँ पे दिया था 665 रुपये, तो 665 रुपये मुझे यहाँ पे देना पड़ेगा, क्योंकि इससे क्या कैलकुलेट होगा कि 10,000 तक का आपका जो अमाउंट है वो माइनस हो जाता है यहाँ से। तो जो 665 रुपये है वो ऑलरेडी मेरा यहाँ पर माइनस हो जाएगा। देखिए मेरा ऑलरेडी यहाँ पे माइनस हो गया 665 रुपये, क्योंकि 10,000 तक माइनस हो जाएगा। अगर 1 लाख अगर आपका होता है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 लाख आप लिखेंगे 90,000 माइनस हो जाएगा और 10,000 पे आपका एग्जाम्प्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे वो बेनिफिट है, दोनों को आपको यहाँ पे मैच होना चाहिए अमाउंट। ऐसा नहीं है कि आपने वहाँ दिया यहाँ नहीं दिया तो मिसमैच हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगर आप सीनियर सिटीजन है तो ऑटोमेटिकली ये आपका डिसेबल हो जाएगा, नीचे वाला इनेबल हो जाएगा। तो ऑटोमेटिकली जो भी आपका एज होगा ऑटोमेटिक आ जाएगा कि कौन सा भरना है कौन सा नहीं भरना है, तो ये नीचे वाला भरने की ज़रूरत नहीं है। फिर उसके बाद हम नीचे में आते हैं। उसके बाद नीचे आने के बाद एग्जम्प्ट फॉर रिपोर्टिंग पर्पस, अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। यहाँ पे हम आते हैं, यहाँ पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो होता है वो होता है प्रोविडेंट फंड का। जैसे कि आपने पैसा जो है वो आपने रिसीव किया है PF के रूप में, कोई कंपनी में काम कर रहे हो, जो भी पैसा आपने हो सकता है 10 लाख रुपए आपने रिसीव किया हो, ये टैक्सेबल में नहीं आएगा, ये टोटल का टोटल आपका एग्जाम्प्ट हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए कि मेरा अगर रिकॉग्नाइज्ड है रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, मैंने यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे अगर आपका 10 लाख रुपए आपने रिसीव किया, क्योंकि आपने बहुत दिन के बाद अगर करेंगे तो अच्छा खासा अमाउंट बन जाता है, तो यहाँ पे 10 लाख जो है ये टैक्स में नहीं आएगा। ये आपका सोच लीजिए कि इस पर कोई दिक्कत नहीं है आपकी। तो कुछ इस तरीके से आप यहाँ पे ये ले सकते हैं। अगर आपका गवर्नमेंट के है तो आपका यहाँ पे स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड में आता है, प्राइवेट के लिए रिकॉग्नाइज्ड में। लेकिन एक बात और है जो इसमें एक कंडीशन जो फॉलो होता है, ये होता है कि जैसे मिनिमम आप 5 साल तक उस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, तो क्या होता है इसमें एक मैच्योरिटी एक बनता है कि हाँ आपने 5 साल तक आपने वहाँ पे काम किया है। बट अगर आपने 5 साल तक काम नहीं किया है, 3 साल तक सिर्फ काम किया है, तो 3 साल के बाद आप जब पैसा निकाल रहे हैं तो आपको यहाँ पे वो नहीं डालना है, तब आपको यहाँ पे नहीं डालना है। ये होगा 5 साल या 5 साल से ऊपर होगा तब आपको यहाँ पे डालना है। अदरवाइज आपका 3 साल है तो आपको यहाँ पे अदर सोर्सेज में आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। अदर सोर्सेज में आपको यहाँ पे
ऐड करना पड़ेगा, अदर सोर्सेज लिखना पड़ेगा और यहाँ पे लिखना पड़ेगा पीएफ रिकॉग्नाइज्ड प्रीपेड फंड, और जो भी आपने 30,000 40,000 50,000 जो भी रिसीव किया होगा आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। तो इस केस में, मेरा केस में क्या था कि मैंने अदर सोर्सेज में मैंने 10,700 रुपये जो है मैंने रिसीव किया था। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया हूँ और यहाँ पे मैंने लिख देता हूँ पीएफ विड्रॉल। तो यहाँ पे देखिए 10,700 इसीलिए लिखा गया क्योंकि 10,700 का अमाउंट जो है वो निकाला गया था उस बीच में, तो मैंने वहाँ पे नहीं डाल के मैंने अदर सोर्सेस में डाल दिया। समझ गए क्या करना है? अगर 5 साल से ज़्यादा है, आपका ग्रेजुएटी बन गया है, तो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा, ये टोटल टैक्सेबल फ्री हो जाएगा आपका। और अदरवाइज़ आपको जो भी पैसा रिसीव करेंगे 3 साल 4 साल के पीरियड में, तब आपको अदर सोर्सेस में यहाँ पे पीएफ विड्रॉल डालना पड़ेगा, तब वो क्या होगा आपका वहाँ पे ऐड हो जाएगा। उसके बाद फिर से हम नीचे में आते हैं। यहाँ पे देखिए अगर गवर्नमेंट के एम्प्लॉय है तो स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, इसके अलावा भी बहुत सारा देख सकते हैं कि अलाउंस फॉर एमपी एमएलए, अगर कुछ ऐसा है तो वो भी आप यहाँ पे दे सकते हैं। आर्म फोर्स, बहुत सारे यहाँ पे दिया गया है, बट मेनली जो होता है वही है। उसके बाद एग्रीकल्चर इनकम अगर है, लेकिन ये 5,000 से कम का होना चाहिए। अगर कुछ ऐसा है एग्रीकल्चर इनकम तो आप यहाँ पे दे सकते हैं। अगर 5,000 से ज़्यादा का है तो ये आपके लिए नहीं है। तो मेरे केसेस में क्या है कि ये कुछ नहीं है ऐसा, तो मैं यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ अदर सोर्सेस और मैं फिर से नीचे में आता हूँ। अब जो टैक्स जो बनेगा यहाँ पे बनेगा फाइनल। देखिए टैक्स मेरा यहाँ पे 0 बन रहा है अगर बात करें, क्योंकि यहाँ पे टैक्स का कुछ टोटल जो इनकम यहाँ पे कैलकुलेट हो गया है 1,09,000, क्योंकि देखिए बहुत सारे यहाँ पे डिडक्शन यहाँ पे हुआ था। अगर बात करें बहुत सारे डिडक्शन हुआ है। फाइनली जो भी आपका जो अमाउंट आया है सब कुछ कटने के बाद कुछ इस तरीके से यहाँ पे आया है। तो ये है। अब हम नीचे में आएंगे, यहाँ पे अगर कोई टैक्स अगर बनता है पैसा तो आपका यहाँ पे नीचे में अमाउंट में आ जाएगा, और वहाँ पे आप उस पैसे को आपको सबसे पहले तो ऑनलाइन भरना पड़ेगा। वहाँ पे एक ऑप्शन आ जाएगा पे करने के लिए, ई पे करने के लिए, ऐसे कुछ आ जाएगा। वहाँ पे क्लिक कीजिए, पैसा भरिए सबसे पहली बात तो। और सबसे पहले तो मैं सेव एंड ड्राफ्ट में इसे क्लिक कर देता हूँ, क्लिक कर दिया हूँ। उसके बाद देखिए जो भी टैक्स का बनता है टैक्स का अमाउंट पे कीजिए। टैक्स का अमाउंट पे करने के बाद अब ये हो गया हमारा पार्ट। अब टैक्स डिटेल में आते हैं। टैक्स डिटेल में आने के बाद यहाँ पे देखिए क्या होगा, जो भी आपने टैक्स पे किया होगा तो आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। देखिए डिटेल ऑफ एडवांस टैक्सेस, डिटेल ऑफ एडवांस टैक्सेस एंड सेल्फ असेसमेंट टैक्स। तो यहाँ पे BSR कोड डालिए, जो भी डेट को आपने पे किया है, सीरियल चालान नंबर, टैक्स पेड, कितना आपने टैक्स पे किया है वो आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। तो उसके बाद आपको यहाँ पे ऐड कर दीजिए। तो पहले पे कीजिए फिर आपको ये भरना पड़ेगा। तो जैसे कि मेरे केसेस में टैक्स का कोई अमाउंट बनता नहीं है तो पे करने की ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे अगर कोई TDS आपका कटा होगा आपके सैलरी से, जैसे कि मैंने इससे पहले आपको 26 का मैंने बताया था, फॉर्म 26 का, तो वहाँ पे TDS जहाँ जहाँ से कटा होगा वो पूरा यहाँ पे डिटेल्स आ जाएगा यहाँ पे लिखा के। वैसे तो वहाँ पर कुछ भी नहीं आ रहा था, इसलिए यहाँ पर वैसे कुछ नहीं आ रहा है। बट अगर हो सकता है कि आपका सैलरी से कुछ TDS अगर कटा होगा तो यहाँ पे पूरा डिटेल्स आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। अगर ऑटो फिल होगा तो ठीक है, अगर ऑटो फिल नहीं होगा तो आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। हो सकता है कि आप ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हो, ऑनलाइन बिजनेस में भी वहाँ पे TDS कट जाता है, तो वो भी इनकम आपको एक और चीज़, जो भी अगर TDS यहाँ पे कोई अदर देन सैलरी कट रहा है तो उसका इनकम भी आपको वहाँ पर मैंसन करना पड़ेगा अगर TDS कटा है तो। अगर TDS नहीं कटा है तो वो अदर सोर्सेस में नहीं आएगा, तो अदर सोर्सेस में नहीं लिखना पड़ेगा हमें। नहीं तो समझ रहे, अगर TDS कटा है तो अदर सोर्सेस में पूरा इनकम मुझे देना पड़ेगा। तो कुछ इस तरीके से हम ये डिटेल्स हम यहाँ पे फिल कर देंगे। बहुत सारे यहाँ पे डिटेल्स है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और जैसे TDS बहुत जगह से यहाँ पे कट रहा है, कुछ इस तरीके से दिया है कि TDS डिडक्टर एट सोर्स, टैक्स फर्निश बाय पेयर, फर्निश बाय कलेक्टर, कुछ इस तरीके से आ रहा है। ठीक है, ये जैसे आपने कर दिया उसके बाद टैक्स पेड एंड वेरिफिकेशन के ऑप्शन पे जाएंगे। यहाँ पे देखिए कितना टैक्स का पैसा आपका बन रहा है, 0 रुपये। तो टैक्स आपको सबसे पहली बात तो कोई भी टैक्स बन नहीं रहा है, पे करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे एक्चुअली होता क्या है कि जैसे कि हो सकता है कि आपका TDS कटा होगा लेकिन टैक्स आपका बहुत कम बन रहा होगा, जैसे कि 2,000 आपको टैक्स पे करना है, लेकिन TDS आपका 10,000 कटा है, तो 8,000 का यहाँ पे आपको रिफंड मिल जाएगा, डायरेक्टली आपको बैंक अकाउंट में यहाँ पे रिफंड मिल जाएगा। बट यहाँ पे ना आपका TDS कटा है ना ही आपका टैक्स स्लैब से आपका ऊपर है, तो यहाँ पे सब कुछ 0 है। हो सकता है, ये भी हो सकता है आपका TDS कटा हो, कहीं ऑनलाइन कम काम कर रहे हो और आपका लेकिन 2.5 लाख से कम का इनकम हो, तो वहाँ पर उस केस में भी आपका यहाँ पे रिफंड हो जाएगा आपका। तो पूरा प्रॉपर डॉक्यूमेंट आपका होना चाहिए इस केस में, ना ही यहाँ पे कोई टैक्स पे करना है ना ही कोई रिफंड है।
तो यहाँ पे देखिए आपका एक पार्ट ई में यहाँ पे अदर इन्फॉर्मेशन में यहाँ पे आपको बैंक का डिटेल देना पड़ेगा। जो भी बैंक है आपको यहाँ पे डाल लीजिए, अकाउंट नंबर हो गया, एफएससी कोड हो गया, बैंक अकाउंट डिटेल, और यहाँ पे सबसे पहले तो आपको यहाँ पे टिक करना पड़ेगा। टिक करने का मतलब है कि जो भी रिफंड होगा, रिफंड का पैसा आपका यहाँ पे आ जाएगा। बट फिर भी रिफंड हो चाहे ना हो, यहाँ पे आपको टिक करके रखना है। अब हम आते हैं नीचे में, सारा कुछ यहाँ पे आई होप क्लियर हो गया होगा। 18G और 18GGA शेड्यूल करना पड़ता है जब डोनेशन के रूप में, तो वो भी हमारा हो गया है। अब देखिए हम नीचे में आते हैं, यहाँ पे आपका नाम आएगा, आपका फादर का नाम आएगा। उसके बाद देखिए आई फर्निश्ड यहाँ पे आ जाएगा कि आप खुद से भर रहे हैं या फिर कोई रिप्रेजेंटेटिव है किसी का, वो आप दे सकते हो। तो सेल्फ यहाँ पे लिखिए, उसके बाद प्लेस लिखिए कहाँ पे भर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे डिटेल आपका आ जाएगा, आज का क्या डेट है। उसके बाद नीचे में क्या होता है कि सबसे पहले तो हम सेव डिटेल में फिर से हम यहाँ पे चले जाते हैं। सेव ड्राफ्ट में हम बीच बीच में करते रहेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए आ जाएगा आई वुड लाइक टू वेरीफाई लेटर विद इन 120 डेज डेट ऑफ फाइलिंग। समझ गए क्या है? जैसे कि आप पहले तो इसको ई वेरीफाई हमें करना पड़ता है। फॉर्म पहले तो इसे सबमिट कीजिए, सबमिट करने के बाद आपको ई वेरीफाई करना पड़ेगा। अगर ई वेरीफाई नहीं करते हैं तो वेरीफाई तो आप कहीं पर भी एज ए डॉक्यूमेंट आप देंगे तो मतलब प्रूफ में नहीं माना जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहला तो ई वेरीफाई करने की बहुत ही जरूरी है। अगर ई वेरीफाई नहीं करते हो तो सबमिट करने के बाद जो भी फॉर्म आएगा, जो भी चीज़ आएगा, आपको भेजना पड़ेगा इनके एड्रेस पे। जो भी इनका एड्रेस है आपको ऑफलाइन वो भेजना पड़ेगा। किस केस में यहाँ पे ई वेरीफाई नहीं होता, जैसे कि आपका आधार कार्ड से लिंक नहीं है, आपका मोबाइल नंबर, उसके बाद आपके पास बैंक अकाउंट, इंटरनेट बैंकिंग का सुविधा उसमें नहीं है। उसके बाद अगर हम बात करें कि डीमेट अकाउंट, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिया गया है कि आप यहाँ पे कर सकते हो। अगर कुछ वैसा सुविधा नहीं है तो आपको यहाँ पे ऑफलाइन मोड में आपको करना पड़ेगा। लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ कि मैंने फॉर्म तो भर दिया है, बट मैं 120 दिन के अंदर मैं ई वेरीफाई कर लूँगा, ताकि क्या होगा कि आप अगर कुछ भी इसमें गलती अगर दिखता है तो बाद में उसे क्रॉस चेक करके उसे आप ठीक कर सके, करेक्शन कर सके। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सबसे पहली बात तो अभी मैंने आई वुड लाइक टू वेरीफाई कर दिया। अब मैं प्रीव्यू एंड सबमिट में क्लिक करता हूँ। ओके मैं क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए पूरा डिटेल्स यहाँ पे आ जाएगा, पूरा डिटेल्स। तो यहाँ पे पहले तो अच्छे से आप चेक कर लीजिए कि डिटेल्स सही है या गलत है, जो भी है पूरा यहाँ पे अच्छे से चेक कर लीजिए। उसके बाद आप चाहे तो इसे आप पीडीएफ के फॉर्म में आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। जैसे कि चलिए मैं यहाँ पे डाउनलोड कर देता हूँ, ये मेरा आ गया है पीडीएफ के फॉर्म में, और इसे मैं सिंपल से इसे डाउनलोड कर देता हूँ। चलिए मेरा डाउनलोड हो गया है। अभी फिर से मैं यहाँ पे आता हूँ। यहाँ पे आने के बाद अगर कोई लगता है कि कुछ यहाँ पे करेक्शन करना है तो यहाँ पे एडिट का यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पे एडिट में जाइए और यहाँ पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कोई भी टेक्स्ट बना नहीं हम यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे फाइनल यहाँ पे सबमिट का यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है। तो अब हम इस सबमिट के ऑप्शन में यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमने सक्सेसफुली यहाँ पे सबमिट कर दिया है। सबमिट करने के बाद देखिए एक आपको ट्रांजैक्शन आईडी मिल जाएगा। ट्रांजैक्शन आईडी मिलने के बाद एक ईमेल आईडी पे आपको कुछ यहाँ पे आ जाएगा। अभी इसको क्या करना है, ई वेरीफाई सबसे पहले तो हमें करना पड़ेगा। ई वेरीफाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे देखिए माई अकाउंट में यहाँ पे वेरीफाई ई रिटर्न्स, यहाँ पे कुछ इस तरीके से यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये आ जाएगा आपका डिटेल्स, जो भी एक्नॉलेज नंबर, पूरा डिटेल्स। इसको भी ई वेरीफाई यहाँ पे करना पड़ेगा। तो दोस्तों हम ई वेरीफाई कैसे करते हैं ये हम सेपरेट वीडियो में जानेंगे। लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं किस तरीके से करते हैं ई वेरीफाई। तो दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।